के शो में। असद उमर सबकदोश, क्या हुकूमत के लिए बड़ा दचका। असद उमर इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा क्यों नहीं उतर सके। असद उमर के इक़दामात क्या काबिले सताइश। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। असद उमर साहब वज़ीर ख़ज़ाना, हम सोच सकते थे या हम ये सोच सकते थे कि असद उमर साहब जैसा शख्स जिसको इकोनॉमिक विज़र्ड या ब्रेन ऑफ पीटीआई कहा गया था, और एक बार नहीं तवातुर के साथ इस बात को बार बार दोहराया गया सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तकारीब में, जलसे जुलूसों में एक तासुर एक पेश इस तरह से किया गया कि ही इज द माइंड ऑफ पीटीआई, द ब्रेन ऑफ पीटीआई, द फाइनेंशियल विजर्ड ऑफ पीटीआई, द इकोनॉमिक विजर्ड ऑफ पीटीआई। तो ये मैं कम से कम नहीं सोच सकता था, या जो नाज़रीन है वो भी शायद ना सोच सकते हो कि इतनी जल्दी और शायद इतने कम अरसे के दौरान ही असद उमर साहब वो एतमाद खो देंगे, जो एतमाद या जो स्टैचर जो उन्होंने इस वक्त अपनी एक पिछले जितना भी उनका अरसा पाकिस्तान तहरीक के साथ एसोसिएशन रही उसमें जो उन्होंने अपना एक तासुर कायम किया था, एक उन्होंने अपना एक पर्सोना, एक अपनी पर्सनालिटी के हवाले से एक बनाया था, वो इतना जल्दी नेगेटिव हो जाएगा उनके कप्तान की नज़र में, उनके कप्तान यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नज़र में, ये हम सोच नहीं सकते थे। अब इस अहम तरीन नुक्ते पर और इस अहम तरीन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से कबल असद उमर साहब ने आज जब उनसे कहा गया कि वो जब एक ट्वीट आई उनके सामने, उन्होंने इससे पहले इसकी तरदीद फरिया अजीज के शो में उन्होंने आखिरी इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि वो नहीं जा रहे, जब फवाद चौधरी ने कहा वो नहीं जा रहे, तो लोगों को था, आज सुना था कि 2 बजे वो एक मीटिंग चेयर कर डिपार्टमेंट की, लेकिन फिर आज अचानक एक ट्वीट आई कि वो मुस्ताफी हो रहे हैं और उनको एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफर की गई है, लेकिन उस मिनिस्ट्री को उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। असद उमर साहब ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस टॉक में असद उमर साहब से मुख्तलिफ सवालात पूछे गए। असद उमर साहब ने उस प्रेस टॉक में ब्रीफली जो हमने शामिल किया है, इसको आप सुन सकेंगे कि मुस्तकबिल का लाहेमल, उनकी अपनी कारकर्दगी और मुख्तलिफ हवाले से जो उन्होंने बात करी है। लेट्स हियर दिस कि क्या कहते हैं एक्स फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब। लेट्स हियर दिस। मेरे से उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, मेरे से ये बात पहली दफा कल रात को हुई है। रीजन ये है कि इस वक्त हमारी जो सूरत हाल है मईशत की, वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, और ऑपोजिशन जो है वो एक उसको बहाना भी बना रही है एक प्रेशर क्रिएट करने का। तो अगर एक फ्रेश टीम आएगी और वो फ्रेश टीम आके काम करेगी तो हो सकता है बेहतरी भी नजर आए, और ना भी नजर आए तो कम से कम उनको टाइम तो थोड़ा आपको देना पड़ेगा ना। मैं इसलिए इधर आया था कि अगर मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूं पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए उमूमी तौर पे अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता, मैं इसलिए आया था। मैं तो कोई साजिशों वाजिशों का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया था। क्या होगा, असद उमर को गालियां पड़ेंगी ना, मैं खा लूंगा गालियां। मैं पाकिस्तान का अवाम का कुछ उम्र निकालने के लिए नहीं तैयार। मेरे ख्याल में जो मेरी वज़ीर आज़म से बात हुई है, या आज रात को या कल सुबह जो बाकी वो तब्दीलियां करना चाहते हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। हैरानकुन तौर पर आप अगर कुछ दिन कबल असद उमर साहब के ट्वीट्स देखें तो जिसमें एक जगह वो उनका विजन, या कुछ दिन या आप कुछ घंटे पहले तक जब उनको पता नहीं था तो विजनरी थे, वो चाहते थे कि मईशत के हवाले से कुछ रेडिकल नहीं तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। एक जगह उन्होंने जुनैद जमशेद साहब के गाने के कुछ अल्फाज उन्होंने, जो बड़ा मशहूर गाना है कि हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सभी चले, क्यों ना चले उस राह पर जिस पर कोई नहीं गया। और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ये अल्फाज, ये गाने के ये अल्फाज मशले राह का काम कर सकते हैं। तो ये उनका विजन, यानी वो चाह रहे थे कि वो रेडिकली वो कर सके नहीं कर सके, दैट इज अनदर क्वेश्चन, लेकिन ये उनका विजन था कि वो एक रेडिकल नहीं तो एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जो है मामलात को सोच सकें। और ये उनकी सोच क्या थी, बल्कि उनके कप्तान की उनके बारे में सोच क्या थी, यानी उन समेत, असद उमर समेत उनकी पूरी फाइनेंस टीम के जो वजीर आजम इमरान खान है, उनकी कुछ दिन कबल तक जो उनकी सोच थी, वो किस तरह के अल्फाज में प्रेस कर रहे थे अपनी एफर्ट्स को, उस टीम की एफर्ट्स को। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेट्स हियर दिस आल्सो कि वजीर आजम के अपने अल्फाज क्या थे फाइनेंस टीम के बारे में। लेट्स हियर दिस। यहां मैं एक बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक टीम ने परफॉर्म किया है, मैं आज उनको क्रेडिट देना चाहता हूं। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन्होंने प्लानिंग मिनिस्ट्री ने बड़ा रोल प्ले किया है। बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस थे ये, लेकिन जो हम इससे निकले हैं
मैं इनको आज स्पेशल क्रेडिट देना चाहता हूं और मैं सिर्फ आप सबके सामने कि अगर इतने बुरे हालात जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुखालफिन प्रिडिक्ट करते हैं तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट तो ना आए पाकिस्तान के अंदर अगर इतने बुरे हालात हैं। आज हमने देखा कि इस पर ऑपोजिशन का रिएक्शन भी आया और आना भी चाहिए था। ऑपोजिशन जो पहले ही हुकूमत पे तनकीद कर रही थी और उस तनकीद का जिक्र असद उमर साहब ने अपनी इस प्रेस टॉक में भी किया, तो वही बातें कुछ ऑपोजिशन ने दोहराई दोबारा। बिलाल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी के स्टेट प्लान के कुछ रहनुमाओं की स्टेटमेंट, क्या कहा गया उनकी जानिब से असद उमर साहब के जाने के ऊपर, लेट्स हियर दिस। असद उमर ने ट्वीट कर लिया कि वो रिसाइन कर रहे हैं, जो कि मैं हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद करना देना चाहूँगा। इसलिए हर पाकिस्तानी का मुतालबा था कि हुकूमत अपने माशी पॉलिसीज़ पर एक और नज़र दोहराए। इसलिए जब से ये हुकूमत आए हैं तो पाकिस्तान की आवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। कोई सिमत नहीं था हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश नहीं था। जो यानी महंगाई हुई है और जिस तरह से सूरत हाल है, तो मैं समझता हूँ उसके पेश नज़र उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। अहम तरीन सियासी और माशी हालात, मुस्तकबिल का लाहेमल क्या होगा, अहम तरीन सवालात, नए वजीर खजाना कौन होंगे। 4 या 5 नाम जो जेरे गर्दिश हैं, कोई मुशीर खजाना कह रहा है, कोई वजीर खजाना कह रहा है, कोई कह रहा है अलग वजीर खजाना होगा, मुशीर खजाना अलग होगा, जिसमें उमर अयूब का नाम है, हफीज शेख का नाम है, जनाब इशरत हुसैन, डॉक्टर इशरत हुसैन का नाम है, शमशाद अख्तर साहिबा का नाम है, इसमें शौकत तरीन साहब का नाम है जिनका डिनाइल भी साथ में आ रहा है। तो ये 4-5 नाम जेरे गर्दिश हैं। आपको मुस्तकबिल का लाहेमल बताएंगे, आपको बताएंगे कौन वजारत खजाना संभाल सकता है, उसके लिए चैलेंजेस क्या होंगे। असद उमर साहब के जाने के पीछे अहम वजूहात, IMF टॉक्स थी क्या, ये बड़ा बुनियादी सवाल है और उस पर असर क्या पड़ेगा उनके जाने से, ये भी हम उठाएंगे और साथ साथ कुछ अहम मामलात से पर्दा उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठाएंगे। असद उमर साहब के जाने की वजह क्या बनी, असद उमर साहब के बाद कौन आएगा, उसके लिए चैलेंजेस क्या होंगे। बड़े अहम सवालात हैं और बड़े पर्टिनेंट सवालात, स्ट्रेट टू द पॉइंट आएंगे। कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के कौमी असेंबली मेंबर भी हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट है कि आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में हैं। तो असद उमर साहब कुछ दिन कबल वहां आए थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी जब हमने $22 बिलियन कर्जों की फिगर सुनी थी। महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आप महमूद मौलवी साहब एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के भी। कैसे शेख साहब, असद उमर साहब IMF की वजह से गए, IMF का कुछ कंडीशनैलिटीज ऐसी बन गई आपकी नजर में, या परफॉर्मेंस तो बुरी थी चले 8 महीने से, या अचानक इस वक्त जो जाना हुआ, ये वजह क्या बनी आपकी नजर में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, IMF हम जो मुल्कों का बैंक होता है जी। अगर कोई किसी को कारोबार में प्रॉब्लम होता है ना, तो वो 2 तरीके होते हैं, या तो अपने दोस्तों के पास चला जाए उससे मांगता रहे, और या फिर अपने बैंक के पास जाए। तो असल तरीका तो यही है ना, उसको अपनी फिजिबिलिटी दिखाएं। तो पहले दिन से ही हम तो कह रहे थे, कितनी बार कह चुके हैं कि आप, क्योंकि इनकी ये, हालांकि पिछले 5 साल मेरे साथ ही, मैं चेयरमैन था तो फाइनेंस कमेटी में रहे, मेंबर थे और बड़े ऑनरेबल मेरे दोस्त हैं, लेकिन मसला ये रहा कि उनकी तैयारी, हालांकि उनको पता था कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर, अगर उनकी पार्टी बन जाएगी तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर होना है, लेकिन वो असल में कॉर्पोरेट सेक्टर के आदमी है, उनका ज़मीनी मामलात से तल्लक ही नहीं है। मैं आपको बड़े वाज़े तौर पे बताऊं, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इतने मुश्किलात हो जाएंगी। तो IMF के पास अगर नहीं जाएंगे, एक दिन जो नहीं गए, अपने आप को इन्होंने मुश्किल में डाल लिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, अगर कोई भी, लेकिन वो तो नहीं गए, मुश्किल में डाल दिया ना जी। अब तो साइन कर लिया मुआहिदा, अब क्यों निकाल दिया? मतलब अब उन्हें ना जाने पर निकाला तो बात समझ में आती, अब तो चले गए थे, अब तो साइन कर लिया था, तो अब क्यों निकाला? अब जो साइन कर लिया, जो आगे जो हालात देख रहे हैं, देखिए ना, अभी जो बातें हो रही कि 5100 अरब का नया रेवेन्यू का टारगेट होगा IMF का, या जो हो रहा है कि और पॉलिसी रेट में तब्दीली आएगी, या और फर्दर जो करेंसी रेट है वो हमारा डिवैल्यू होगा।
तो इन मामलात में ये बड़े मुश्किल मामलात थे। तो ये तो इस वक्त उनको, जब इमरान खान साहब की तवक्कुआत तो कुछ थी, वो तो कह रहे थे कि रेवेन्यू 4000 अरब से हम 8000 अरब कर देंगे, हमें लोग हम पे एतबार करेंगे। नहीं, तो ऐसा इमरान खान साहब का खुद अपना तो मईशत का बैकग्राउंड नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि क्या हम ये समझे कि असद उमर साहब ने जो कुछ IMF से मुआहदे तय करे तो क्या वो सोली जाके कर रहे थे, यानी उन्होंने क्या डार्क में रखा, अंधेरे में रखा काबीना को, इमरान खान साहब को? ये आप कहना चाह रहे, मतलब क्या ये मतलब है इस बात का? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बड़े मुश्किल हालात थे। हमने पहले दिन ही हमारे लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब ने ना, अपोजिशन लीडर ने, उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मुल्क का जो ये इकॉनमी सब मिलजुल के हल करें ना मसाइल को। वो उन्होंने किसी को लिया ही नहीं अपने कॉन्फिडेंस में। वो अपने तौर पे जो उनका एक थ्योरी थी, वो ये समझ रहे थे कि डॉलर को आप रीवैल्यू करें, पाकिस्तानी करेंसी को डीवैल्यू करें। उससे हुआ क्या कि जब इतना डॉलर बढ़ गया, एक्सपोर्ट तो एक, ये मौलवी साहब खुद बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, आप मुझे बताइए कि एक साल में एक्सपोर्ट 1% भी नहीं बढ़ी। आपने 25-30% डिवैल्यू किया और एक्सपोर्ट उसी के लिए तो किया था, तो वो बढ़ी नहीं। महंगाई हो गई, आम आदमी की हालत खराब हो गई। जो लेबर अगर 15,000 उसकी मिनिमम तनख्वाह थी तो वो $140 बनती थी, अब वो 105-10 बन गई। वो बात वही है महमूद साहब, अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें, जो कुछ पिछले 8 माह में हुआ हमने देखा, हमने उस पर तज्जिया किया, आपसे बात करी और लोग आए उनसे बात करी, और कैसा शेख साहब जो चीजें बता रहे हैं एग्जैक्टली वही हुआ। आपके एक्सटर्नल साइड पर या फिस्कल साइड पर बात करें, ब्लंडर्स होने थे, एक्सपेक्टेशन भी थी होंगे। अब तो IMF से मुआहदा हो गया, अब तो एक नया स्टार्ट था, और अब तो सही मायनों में फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में भी कुछ नहीं था। अब तो हम IMF के हाथ में चले गए थे। अब उसकी कंडीशनैलिटीज थी, उसके प्रोग्राम थे, उसका स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम था, और हमें उसके तहत चलना था। फाइनेंस मिनिस्टर का तो अब रोल भी कोई खास नहीं था इतना जितना IMF के आने के बाद। तो अब हटाने की वजह क्या बनी मौलवी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त हटाने की वजह मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, ये एक पूरा प्लान था कि पूरा रीशफल, सिर्फ असद उमर को साहब को नहीं, देखें और भी रीशफल कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से देखें, ये एक रीशफल किया गया, इसमें देखें, अगर ये भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जो टारगेट था IMF का वो पूरा कर दिया। उसके बाद जो है अभी जो है उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर ने उनको पूरा रीशफल किया। देखिए ना, आप ये देखें कि सिर्फ असद उमर साहब नहीं है, पेट्रोलियम मिनिस्टर कभी अभी मेरा ख्याल से आ गया होगा आपके पास, ठीक है ना, और भी लोग। देखिए, एक रीशफल के प्रोसेस है, मैं तो कहूँगा, और ये कोई अचानक ये नहीं है, क्योंकि देखें प्राइम मिनिस्टर ने जब सोचा कि भाई देखें अगर रीशफल करना है तो जहां जिसको उनको खिलाना था वो जब तक खिलाना है वैसे कप्तान हो उसी वक्त तक खिलाया। असद उमर साहब को जब तक IMF का मुआहदे पे साइन हो जाए जब तक खिलाना था, फिर हटा देना था। वो हटाना मतलब जब मुआहदा हो गया उसके बाद हटाना था। ये टाइम सेट उन्होंने किया हुआ था, डेडलाइन के IMF के मुआहदे के बाद हटाना है। नहीं, मैं कैसी डेडलाइन थी? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा, मगर देखिए एक टारगेटेड काम पूरा देखिए ना। IMF का जो है भाई, देखिए एक चीज मैं बता दूं, हर आदमी कह रहा था IMF 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 होने के बाद देखें उन्होंने क्यों कि देखें लोग प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि उन्होंने कहा जी चेंजेस करूंगा, और उन्होंने मतलब इसके अलावा भी चेंजेस किए। तो मैं तो कहूंगा देखिए एक चेंजेस किए नॉर्मल चीज़ है, कोई अजीब बात नहीं है। नहीं, वो नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन ये नॉर्मल हालात में वो नॉर्मल चेंजेस उन्होंने किए हैं जिस पर आप मुआहदा कर चुके हैं या वापस आए हैं। अब ये कैसे साहब आपको बात समझ में आ रही है? महमूद साहब कह रहे हैं कि ये टारगेट था, उन्होंने अचीव कर लिया तो उन्हें हटा दिया। मतलब ये क्या, मतलब ये टारगेट था IMF से मुआहदा हो जाए, ये टारगेट था, अब वो हो गया तो खुद हटा दिया जाए? नहीं जी, अभी मुआहदा तो वो कह रहे हैं ना कि हो गया है। हाँ। अभी उसकी हमने पूछा उनसे फाइनेंस कमेटी में कि किन कंडीशंस पे मुआहदा हुआ है, वो तो कुछ बताइए। उन्होंने कहा जी वो साथ सीक्रेट है। अब वो अगर पार्लियामेंट से भी सीक्रेट है, असेंबली के फाइनेंस कमेटी के मेंबरों से भी सीक्रेट है, असल में मुआहदा क्या हुआ है? वही मुआहदा जो कुछ भी हुआ, अगर उसको रिवील किया गया, अगर कुछ पॉइंट हमें तो पता नहीं है, वो इतना ऐसा मुआहदा है जिससे अगर हो रहा है तो उससे आम आदमी की मुश्किलात और महंगाई और जो बजट का जो डेफिसिट है, जो अगर हम एग्री कर रहे हैं, जो टारगेट जो कि बजट का डेफिसिट 5100 अरब के अगर टैक्स लग जाएंगे, और उसके साथ साथ जब फर्दर डिवैल्यूएशन का चांस है, और फिर हर चीज नीचे जा रही है। तो ये तो अंडरस्टूड बात थी ना कैसा शेख साहब के IMF जो है अपनी एक फॉरेन एक्सचेंज अपना जो उसको मार्केट इक्विलिब्रियम के हिसाब से रखता है, वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो, वो कुछ भी जो उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है उसकी, दैट वाज अंडरस्टूड। और ये 22 बार हम IMF के पास जा चुके हैं, तो पहली बार तो जान ही नहीं थे, हमें पता था कि ये होगा। तो ये क्या प्राइम मिनिस्टर की लिए नई बात थी कि अच्छा एक्सचेंज रेट जो है वो ये होगा, ऐसा हो जाएगा, ये कोई नई बात थी? देखिए मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर साहब का तो ये बैकग्राउंड नहीं है ना, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है उनका। तो मैं उनको
क्योंकि मैं उनको बीच में लाता नहीं। जो मेन वो अपने मेन बैट्समैन जो उनके असद उमर थे, उनकी टीम में वो उसके ऊपर तवक्कुआत कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूं, देखिए ना, अब सामने जो बात आई, ये हमें कह रहे थे, हम तुम्हारे इल्जाम ये लगाते थे कि नून लीग वालों ने अपने रिजर्व्स को खत्म करके वो रिजर्व मार्केट में फेंकते थे और डॉलर को मेंटेन रखते थे, रेट्स को। अब ये खुद आप बताइए कि जब इतना ज्यादा डॉलर भी को रीवैल्यू किया है, पाकिस्तान करेंसी को डीवैल्यू किया है, उसके बाद भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, और फिर अगर इंपोर्ट कर्टेल किए, इंपोर्ट कम किए, ये अभी तक ये क्रेडिट ये ले रहे हैं कि हमने इंपोर्ट कम किए। मैंने इनको मीटिंग में कहा असद उमर साहब को कि इंपोर्ट कम करने से तो आपको और नुकसान हुआ है, आपके सारा रेवेन्यू शार्ट हो गया है, क्योंकि इंपोर्ट पे ड्यूटियां और सेल टैक्स आता है, और अगर आपका वो रेवेन्यू शार्ट हो जाए तो वो भी आप फर्दर टैक्स लगाएंगे, और आम एक अमीर आदमी की लग्जरी गुड्स को अगर आपने बंद किया है तो वो टैक्स जो कि अमीर दे रहा था वो भी खत्म कर दिया आपने, इंपोर्ट को कम करके। वो तो उनकी, तो वो अब रियलाइज कर, उनकी पॉलिसी थी क्या? वो तो आईएमएफ की पॉलिसी पे चल रहे हैं। उनकी पॉलिसियां गलत साबित, सिर्फ आईएमएफ की बात नहीं है। उनको देखिए, कोई ये तो कभी नहीं कहा गया कि आईएमएफ की वजह से हटाया गया। ओवरऑल जितनी भी पॉलिसियां हैं वो उसका रिजल्ट ही नहीं आया, और मैं समझता हूं खुद एग्री करेंगे असद उमर साहब। हमें तो उन्होंने कहा कि ये डिबेट होनी चाहिए फाइनेंस कमेटी में कि क्या ये बात ठीक है कि जो इसाक डार कर रहे थे कि अपने रिजर्व्स को वो उसको मार्केट में ला के डॉलर की कीमत को मेंटेन कर रहे थे। सब थोड़ी समझ में आ रही है आपकी, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि उनसे तवक्को थी कि वो इस 8 माह में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे, उन्होंने नहीं किया, और इन द एंड आईएमएफ के पास बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटी के साथ गए, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि आपको 8 महीने यही करना था, तो आप ये 8 दिन में कर देते काम, आईएमएफ के पास ही जाना था, जो कुछ किया आप फारिग ही हो जाए। और जो कुछ किया उसके रिजल्ट नहीं आए, रिजल्ट 8 महीने में उल्टे आए, जो कुछ भी तवक्कुआत थी। मैं क्योंकि जो सहाफती बरादरी है, जो लोग खबर रखते हैं, मतलब जो कॉलम्स लिखते हैं, जो चहमगोइयां चल रही थी, यानी जब ये रेजिग्नेशन की खबर आई उसके बाद एक दो चैनल दी, उसके बाद फवाद चौधरी साहब सामने आए, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फिर उन चैनल्स को भी पैमरा नोटिस कर देती है, मतलब बड़ा मामला होता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ सहाफी ऐसे थे जो अपनी खबर पर डटे रहे कि नहीं वो जा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे हारून रशीद साहब एक कॉलम लिखते हैं ना तमाम, और इस कॉलम में बड़ी अहम बात उन्होंने लिखी, और मैं अगर इस बात को हम आपके सामने रखें और फिर उसके बाद अपने गैस से बात भी करें, कि उन्होंने बताया जी कि अखबार उठाया तो अच्छी खबर थी, $8 बिलियन आलमी मालियाती फंड से मिलेंगे, यानी आईएमएफ से मिलेंगे, उम्मीद है कि 7-8 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक से भी मिल जाएंगे। खोज लगाने और तलाश करने के लिए कुछ मोहलत तो मुयस्सर आई। फिर हारून रशीद साहब लिखते हैं कि फिर कुछ बाखबर लोगों से राब्ता किया तो 14 तबक रोशन हो गए। उन्होंने क्यों लिखा? उन्होंने कहा कि उनमें से एक ने कहा आपको कुछ खबर है कि आईएमएफ वाले क्या कह रहे हैं? उनका मुतालबा है कि सारे मुल्क के सुनारों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाए, लूट मार की दौलत से सोने की खरीदारी बड़े पैमाने पर हो रही है जिसमें कुछ दहशतगर्दी में बरती जा सकती है। आईएमएफ यह पूछ रहा है कि चश्मा में एटमी बिजली घरों पर कितना रुपया आपने लगाया और इससे क्या हासिल हुआ। और उसके बाद हारून रशीद साहब ये लिखते हैं अपनी बड़ी क्रेडिबल सोर्स को कोट करते हुए कि वो अल खालिद टैंक के बारे में सवालात कर रहे हैं कि अल खालिद टैंक क्या है, कहां से आया, उसकी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है। यकीन ही नहीं आया, अब भी नहीं। फिर उन्होंने कहा मैं आपको बता रहा हूं कि वजीर खजाना चले जाएंगे, जो उनकी सोर्स ने उनको कहा, तो और शौकत तरीन और हारून अख्तर के नाम जेरे गौर हैं। तो इस पर हारून रशीद साहब कहते हैं मैंने कहा जी कि इसकी तो तरदीद हो चुकी है। तो उस पर जो सोर्स है उसने बोला जी कि इससे क्या होता है, यू टर्न तो एक सादत है, यू टर्न तो एक सादत है। तो ये बड़ी अजीब सी इन्होंने बात लिखी और उसके 2 दिन बाद ये बात हो भी गई। डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर माशी तज्ज़े निगार हैं। मैं पहले महमूद मौलवी साहब आपसे पूछ लूं, ये बात सही है? ये आईएमएफ से कुछ ऐसी बातें पूछ ली थी असद उमर साहब ने, या उन्होंने कुछ बातें जो हारून रशीद साहब ने लिखी हैं तो बड़ी हैरानकुन बात है? आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि आईएमएफ से उन्होंने क्या पूछा और क्या कहा, क्योंकि मैं वहां मौजूद तो था नहीं जी। और मेरे ख्याल से वो इंडिविजुअल है। मैं इसके ऊपर मेरे ख्याल से क्या कहूँगा, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कहेगा जब तक वो वहाँ पे मौजूद ना हो कि भाई आईएमएफ से क्या बात हुई और क्या बात नहीं हुई है। तो मैं तो इसके ऊपर कोई तज्जिया नहीं कर सकूंगा कि आईएमएफ से क्या बात हुई है वहाँ पे। चाहिए इकरामुल हक साहब, आपके नज़र में क्योंकि ये जाना असद उमर साहब का एक तो, और इस टाइम पर जाना, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस या देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस? आईएमएफ की डील में कुछ ऐसा था जो उन्होंने साइन कर दी है, या जिसकी वजह से काबीना नाराज हो गई, या एमनेस्टी स्कीम वजह बनी उससे नाराजगी थी? ये 8 महीने की नाराजगी अचानक इस साइन होने के बाद क्यों निकली इकरामुल हक साहब? वजह क्या हुई? जी कुछ बहुत यकीनी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, मगर ये बात कही जा सकती है कि
एक प्लान जो दिया गया था कि आप इकोनॉमिक रिवाइवल करेंगे वो नहीं हो सका, और खास तौर पर ट्रेडिंग कम्युनिटी ने बहुत इसका जो है वो नेगेटिव जो है इम्पैक्ट को महसूस किया, क्योंकि जब बरामदात नहीं बढ़ी और बरामदात इतनी महंगी हो गई तो हमारी इंडस्ट्री जो थी तो भी, तो आप देखिए कि बहुत सी बरामदात में भी तो अब हम बरामद करते हुए बरामदी माल इस्तेमाल करते हैं, और उस पर अगर आपको इतनी महंगी ड्यूटी हो जाएंगी डॉलर की डिवैल्यूएशन की वजह से, तो फिर इकोनॉमी में आपने देखा रियल एस्टेट तकरीबन बंद हो गया, आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज की बुरी हालत थी। तो एक ओवरऑल ऐसा बन गया था माहौल जिसमें सब लोग ये महसूस कर रहे थे कि शायद जो इकोनॉमी को एक बूस्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा। इस परसेप्शन के पीछे मेरा ख्याल है कि कुछ लॉबीज भी होंगी, और असद उमर साहब से बहुत से लोग नाराज भी होंगे, क्योंकि वो प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और जो हमारे यहाँ ट्रेडिंग माफिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इन्हीं में से देखिए कि ये ट्रेडर्स में से ज्यादातर लोग नॉन फाइलर्स भी हैं और टैक्स पूरा अदा नहीं करते। आप पूरा जरा जाकर देखिए कि हमारे यहाँ संतों पे टैक्स का बोझ कितना ज्यादा है, और आपकी लिबर्टी मार्केट देख लें, जिनास सुपर देख लीजिए कितना कम टैक्स देती है। मगर असद उमर साहब शायद असेस नहीं कर सके कि इस मुल्क में आज भी इंडस्ट्रियलिस्टों के मुकाबले में जो असल स्ट्रॉन्ग लॉबी है वो ट्रेडर्स की है। जब वो ट्रेडर्स की लॉबी है वो नहीं चाहती थी कि असद उमर साहब लॉन्ग टर्म के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर आए, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे से जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ ट्रेडिंग हम नेशन बन के रह गए हैं, और हम वो चीजें भी अब मंगवाते हैं जिसने हमारी एसएमई को तबाह कर दिया। हमें क्या जरूरत थी कि हम चपली जो है रबड़ की चपलियां भी बाहर से मंगवाएं और फिजूल काम करें। जो हमारे एसएमई सेक्टर था इसको इस ट्रेडिंग मार्केट ने तबाह किया है। और दरअसल मैं समझता हूँ कि असद उमर साहब जो थे वो एक लॉन्ग टर्म में जो सस्टेनेबल ग्रोथ थी, जो एक्सपोर्ट लेड हो, जो इंडस्ट्रियल बेस्ड हो, उसके हामी थे। मगर दूसरी तरफ जो बहुत बड़ा तो आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून का पूरा 5 साल में जोर किस चीज से था? इम्पोर्ट ऊपर गई, आपकी ऑटोमेटिकली आपकी रेवेन्यू भी बढ़ गए। कौन सी नई इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई, कौन सी एक्सपोर्ट जितनी डार साहब के जमाने में नीचे आई है और जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू खड़ा हुआ, तो उसके लिए भी असद उमर साहब को हम मुर्दे इल्जाम ठहराए। उन लोगों ने पूरे 5 साल में ऐसा पॉइंट है हमारी इकोनॉमी को तबाह किया। ठीक है, और आप यहाँ बैठकर आपने देखा होगा जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है कि लॉबीज भी कुछ है जो ग्रामीण सब फरमा रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा मैं चाहूंगा कि मैं वो जो कॉलम है मैं कैसे शेख साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो बात लिखी गई है वो बड़ी अहम है। उसमें पाकिस्तान के कुछ डिफेंस मैटर्स का तस्करा हुआ और बड़े क्रेडिबल कॉलम निगार हैं, मतलब ऐसी बात नहीं करते। वो कहते हैं कि IMF ने हमसे कुछ ऐसी तफसीलात मांगी हैं और असद उमर साहब मुआहदा कर आ गए, और इस वजह से उनकी सोर्स कहती है कि ही विल बी शोन द डोर सून, डिस्पाइट दैट के इंडिया में आपके वजीर इत्तलात कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ये कैसा शेख साहब ऐसा कुछ है? आपने पूछा था स्टैंडिंग कमेटी में कि क्या कंडीशंस IMF से सेट हुई हैं, आपने असद उमर साहब ने क्या बोला था? मैंने खुद बड़ी तफसील से असद उमर साहब से कहा कि आप बता रहे हैं कि IMF से मुआहदा हो गया है, आप हमें बताइए क्या क्या चीज तय हुई है, कोई चीज तो हमें इन्फॉर्म करें। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम ये रिवील नहीं कर सकते क्योंकि ये सीक्रेट मुआहदा, मतलब उस वक्त तक जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाता हम कोई बात आपको बता नहीं सकते। अब मुझे समझ नहीं आ रही ये कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है। इससे पहले भी तो फाइनेंस मिनिस्टर ये इसलिए नहीं बताते ना कि नेगोशिएशंस अगर लीक कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। चलो वो नहीं बताया उन्होंने, तो अब ये जो चीजें आ रही हैं देखे ना, अगर इस किस्म की बातें हैं, अगर कोई उन्होंने मांग लिया है कि आपके खालिद टैंक किस तरह बनाया आपने, या जो बाकी सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है वो उसकी डिटेलें FATF में पहले ही काफी हम डिटेलें दे रहे हैं, आपको तो अंदाजा ही है। अगर ये चीजें तो इधर वो तो खुद जो हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, मुक्तदर हल्के, वो कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं? और फिर मैं ये समझता हूं कि ये पूरी कैबिनेट का फेलियर है, क्योंकि जो कोई भी टारगेट उन्होंने रखे थे 8 महीने में कोई एक भी टारगेट हासिल नहीं हुआ। आम आदमी की जिंदगी दोबर हो गई। मजदूर को मैंने असद उमर साहब ये कहा मीटिंग में कि मैं अभी चनियोट से आ रहा हूँ, मंडे को मैं चनियोट से आया और वहां मैंने एक जगह 100 मजदूर बैठे थे और उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी चनियोट शहर में। तो मैंने पूछा क्या बात है? वो कह रहे थे जी हम इतने दिनों से यहाँ बैठे होते हैं, पहले हम 5-6 दिन हमें जॉब मिल जाता था, लोग लेके जाते थे, आजकल 1-2 दिन भी जॉब नहीं मिल रहा। मैंने असद उमर से कहा कि आपने किस नैज तक पहुंचा दिया इस इकानमी को
किसी जगह आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, जो जिस बुरी तरह नुकसान हो रहे हैं, शायद ये 3 साल के लोएस्ट रेट आ गए हैं यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में। इसी तरह जो जीडीपी ग्रोथ जो शरह नमू बता रही है, जो IMF बता रही है या वर्ल्ड बैंक बता रहे, वो तो 5.8 हमारी बारी में था आखिरी साल में, तो 2.9 हो जाएगा, तो उससे 1000 अरब रुपए लोगों के जेब में कम आएगा। ये बड़ा एक तरफ तो आमदनी कम हो रही है, दूसरी तरफ टैक्स लग रहे हैं। ये बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है महमूद मौलवी साहब। मैं क्योंकि ये जो कैसा शेख साहब बात कह रहे हैं, आप इस कॉलम को भी छोड़ दें, जो बातें हो रही हैं उसको भी छोड़ दें। अगर IMF प्रोग्राम की वजह से या उसमें सेट कंडीशंस की वजह से, जैसे वो बता रहे हैं कैसा शेख साहब के 5.1 ट्रिलियन का टारगेट उन्होंने रख दिया है, फिस्कल डेफिसिट का बड़ा टारगेट रख दिया है, तो ये मुझे बताएं कि क्या असद उमर की जगह शौकत तरीन हो, या शौकत तरीन नहीं तो हफीज शेख हो, या शमशाद अख्तर हो, या उमर अयूब हो, तो क्या IMF उनको क्या 51 अरब से कह देगा कि आप नहीं 4500 अरब दे दें क्योंकि आप शौकत तरीन है, क्योंकि आप शौकत तरीन है जी, आप सलमान शाह हैं, नहीं आप 4000 ट्रिलियन इट्स ओके, 4000 बिलियन इज फॉर यू। वो हमने असद उमर के लिए रखा था 5 सर, ये कंट्री के स्टैटिस्टिक्स और फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है या किसी शख्सियत पर डिपेंड करता है IMF की कंडीशनलिटीज? नहीं देखें, एक बात मैं बता दूं, शख्सियत के ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि देखें ना, ये तो एक मुल्क के साथ वो कर रहे हैं ना, शख्सियत के साथ तो नहीं कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ आप देखें कि कल आप ये देखें कि कल कैबिनेट में मीटिंग हो रही थी ये इसके ऊपर, एमनेस्टी के ऊपर। आप ये देखें कि इसके ऊपर बड़े व्यूज़ चेंज हो रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे एमनेस्टी आनी चाहिए, कुछ कैबिनेट के मेंबर्स कह रहे थे एमनेस्टी नहीं आनी चाहिए। ये बाकायदा बहस हो रहा था और बड़ा खुशाइन चीज़ थी कि डेमोक्रेसी के हिसाब से डेमोक्रेटिकली कि भाई व्यूज़ सब कह रहे थे। और आप ये मेरे ख्याल से आज के डॉन में भी आप देखें ये बड़ा क्लियर हुआ। उसके बाद उन्होंने कहना कि जी नेक्स्ट उसके अंदर बैठ के हम फैसला करेंगे। एमनेस्टी की बात नहीं कर रहा मैं सर, मैं कह रहा हूँ IMF प्रोग्राम या IMF की कंडीशनैलिटीज इसके हम प्रोग्राम में अब शामिल होने जा रहे हैं, उस पर वजीर खजाना तब्दील होने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ये समझाएं। जो टारगेट्स उन्होंने 2.7% का GDP का रखा है, तो क्या असद उमर की जगह शौकत तरीन आएंगे तो उसको वो 3% कर देंगे या 3.5 कर देंगे? वो उन्होंने असद उमर की शक्ल देख के तो नहीं टारगेट बनाया ना, वो उन्होंने मुल्क की शक्ल देख के टारगेट बनाया ना सर, अनफॉर्चुनेटली। नहीं देखें, इसके मैं आपको कह रहा हूं ना, कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि असद उमर साहब का वजारत छोड़ना हैज गॉट नथिंग टू डू विद IMF, हैज नथिंग टू डू विद IMF। तो सर फिर इसका मतलब इट हैज समथिंग टू डू विद हिज परफॉर्मेंस, और क्या वो अकेले पर जिम्मेदार है? ये जो सब हुआ है इतने महीनों में, इसके जिम्मेदार आप सब असद उमर को समझते हैं? नहीं देखिए, आपको मैं बताऊं, देखिए रीशफल और भी लोग तो हो रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा ना, आप मेरे ख्याल से खबरें देख रहे होंगे, अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर की रीशफल की बात है। देखिए और लोग भी तो। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है मौलवी साहब, एक ब्रेक के बाद हम आते हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ अहम सवालात और इस तरह की मुतनाज़ा बातें। मकसद सिर्फ इन बातों को हम नहीं कह सकते कि सही है गलत है, बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी बातें कर रहे हैं, लिख रहे थे, तो उस पर बात करना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या है, वजह क्या है। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे माशाअल्लाह। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल और हम हकाइक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। असद उमर साहब को हटाने की वजह क्या बनी? जो कल तक मना हो रहा था, कल तक डिनाइल्स थे, हटाने की अचानक वजह क्या बनी? अब इसमें तीन बातें। पहली अहम बात तो यह जी कि IMF का प्रोग्राम जो उन्होंने तय किया, वो प्रोग्राम में जो शराइत उन्होंने रखी, वो शायद काबीना को कौम के लिए अच्छी नहीं थी, या इस पर उसमें कुछ ऐसे शराइत थी जो बता भी नहीं रहे थे और इस वजह से उनको हटा दिया गया। एक वजह यह है, लेकिन इसको अगर हम डिनाई कर देते हैं और कहते हैं नहीं जी वजह यह नहीं कि सिर्फ IMF प्रोग्राम, बल्कि उनकी 8 माह की कारकर्दगी वजह बनी उनको हटाने की, तो फिर वो बयानिया PTI का किधर चला जाता है, जिस बयानिया के मुताबिक गुज़श्ता 8 महीने में जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार असद उमर नहीं, उसके जिम्मेदार तो नून लीग है। जो साबका हुकूमत थी उसमें चोर थे, उसमें निकम्मे थे, करप्ट लोग थे, वो ब्रैकेट अंडर वो इन्वर्टेड कॉमर्स करप्ट लोग जो थे, उनकी वजह से 8 महीने से सब कुछ हो रहा था। असद उमर साहब तो सुपरमैन थे, तो असद उमर साहब तो नेक थे, असद उमर साहब तो ईमानदार थे, मेहनती थे, तो असद उमर साहब तो ये जिम्मेदार नहीं थे उस 8 महीने की कारकर्दगी के। तो ये अचानक कह देना कि 8 महीने में जो कुछ हुआ उसका असद उमर जिम्मेदार है, ये तो फिर आप जो 8 महीने से कौम को कह रहे थे वो सब गलत, कहीं डस्टबिन में चला जाता है। लेकिन एक तीसरा एंगल भी है, और मैं वो तीसरा एंगल भी एक सहाफ़ी का ही आर्टिकल कोट करूंगा
जनाब मजहर बल्लाज साहब, और इसको मैं इसमें जो बातें लिखी हैं इसको आई डोंट ओन इट। हमने पूछा था फाइनेंस मिनिस्टर को, रब्ता किया था लास्ट प्रोग्राम में, तब कोई जवाब नहीं मिला था, लेकिन यह कि हक में भी लिखते हैं कॉलम और बड़े सीनियर सहाफी, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। ये असद उमर साहब को आलम चन्ना कहते हैं इमरान खान का, और उनकी माशी कारकर्दगी पर उन्होंने 1-2 कॉलम्स लिखे और उन्होंने एक जगह लिखा कि मैं अभी से बता रहा हूं कि इमरान खान के कुछ वज़रा करप्शन की नजर होने वाले हैं। इनका आलम चन्ना LNG स्कैंडल का एक किरदार साबित होगा, अगरचे इसमें और भी बड़े बड़े किरदार सामने आएंगे। मजहर बल्लाज साहब को अगर लोग जानते हैं तो वो बड़े सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, सीनियर सहाफी हैं, और PTI के हवाले से उनका जो एक लाइन है वो सब बेहतर जानते हैं, लेकिन असद उमर साहब की पॉलिसीज पे वो क्रिटिसिज्म करते रहे। तो वो LNG और स्कैंडल, ये तीसरी वजह शायद हो सकती है मुबैना तौर पर। और मैं कहता हूं जी कि ये सिर्फ एक आर्टिकल है, तो वी नीड असद उमर साहब के इसको बताएं कि गलत है, सही है, जो भी है। लेकिन आपको जो हम IMF वाली बात बता रहे हैं, मैं इससे पहले के पैनल की तरफ दोबारा हूं कि आलमी ताकतें क्या सोच रही थी, IMF क्या शराइत रख रहा था, क्या कोई पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके स्ट्रिंजेंट कंडीशंस रखने की कोशिश थी। ये बात हारून रशीद साहब नहीं, बल्कि ये बात बड़े मुमताज माशी तज्ज़िया-निगार लिख रहे थे, बोल रहे थे। 2 दिन कबल डॉक्टर अशफाक हसन इसी प्रोग्राम में क्या बोल रहे थे उन पॉलिसीज के बारे में जो IMF हम पर नाफिज करने वाला है इस दफा। लेट्स हियर दिस। मुझे हैरानी हुई IMF में और वर्ल्ड बैंक में कि इतना डार्क पिक्चर पाकिस्तान का पेश किया, और ये भी कहा कि अगर आपने रिफॉर्म्स नहीं इंट्रोड्यूस किए तो ये ग्रोथ और भी नीचे चला जाएगा। ऐसे एज इफ के पाकिस्तान ने कभी IMF का रिफॉर्म प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं किया है। ये 22वां प्रोग्राम चल रहा है और हर प्रोग्राम में हम रिफॉर्म इंप्लीमेंट करते हैं और फिर वहीं खड़े हुए हैं, वही ग्लोबी पिक्चर पेश किया जाता है। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स था कि जल्दी करो और वापस आओ हमारे पास में, और इधर उधर देखने की कोशिश नहीं करना, वरना अगर तुमने देर की तो इधर जो नंबर हमने दिया है इसके बेसिस पे स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड मूडीज भी तुम्हारी रेटिंग को फर्दर गिरा देगी। दिस टाइम पाकिस्तान मस्ट अवॉइड गोइंग टू द IMF, क्योंकि इस मरतबा IMF वो बिनाइन IMF नहीं होगा, वो मेहरबान IMF नहीं होगा। ये दिस टाइम दिस IMF विल बी अ रूथलेस IMF। जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, आलमी साजिशें, IMF, ये बड़े अहम मामलात हैं। तो कैसा शेख साहब, क्या आप कुछ कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को? मैं तो इतनी अकल नहीं रखता, ना तजुर्बा आप रखते हैं, कनेक्ट कर सकें डॉट्स को सारे। ये देखें डॉक्टर अशफाक साहब ने अभी जो बात की, बड़ी ही रेलेवेंट बात है और साबित होगी 2-4 दिन में ये सामने आ गई। देखिए पहले दिन से मैं आपको बताऊं, पहले दिन से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि इस बार चार्टर ऑफ इकॉनमी ज़रूरत है। इन हालात में मैं फिर दोबारा कहूँगा, देखिए एक बंदे के बस की या एक पार्टी के बस की बात नहीं रही। ये जिस तरह बता रहे हैं कि आलमी मामलात, जो आलमी इदारे हैं जो हमारी वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये हमारी इतनी कम हो जाएगी ग्रोथ, 5.8 से 2.9 हो जाएगी, तो तकरीबन 1000 अरब रुपए लोगों की जेबों में पिछले साल से कम आएगा, या जो आना था वो नहीं आएगा। वो कह रहे हैं हमें डराया जा रहा है ताकि हम जाएं इस प्रोग्राम में। और तो इस सारे बात को समझने के लिए देखिए ना, अभी तक PTI तो जिद में है, हर बात में वो कह रहे थे नहीं जी हम तो बहुत अच्छा जा रहे हैं। अब बातें सामने आई ना, मसला ये सिर्फ ये है कि अब भी वक्त है हम सब मिल के बैठे, हमारे मुल्क का मामला है। इस वक्त मुल्क की मईशत बहुत दिगरगू है, लोग परेशान हैं, लेबर्स को उनकी रोजगार नहीं मिल रहा। मिल के बैठने का मतलब पता है हम क्या समझते हैं जी? हम समझते हैं मिल के बैठने का मतलब यह है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज सारे केसेस खत्म कर दो और फिर मिल के बैठ जाओ। नहीं, केसों मतलब सब मिलकर बैठने का मतलब PTI भी ये समझती है, ज्यादातर कौम भी ये समझती है। देखिए अगर तो जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर बैठ गए थे NRO करके, एक दूसरे के मुकदमा माफ करो, मिट्टी पाओ जी, आगे बढ़ो, ये मिलने का मतलब होता है। हम तो बात कर रहे हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी पे। देखिए केसेस अपनी जगह पे चलते रहे, देखिए एक मुल्क ने चलना है ना, केसेस को कोई नहीं कह रहा कि उसको खत्म कर दे या कोई NRO तो दे इस दे। हसीन ख्याल को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की अपनी हुकूमत में इंप्लीमेंट कर देते ना आप थे स्टैंडिंग कमेटी के हेड थे आप तो व्हाई नॉट देन? ये हमेशा अपोजिशन कहती है, हुकूमत कभी नहीं कहती कि हम करें। अपोजिशन की तरफ से ऑफर बहुत बड़ी बात है। आप कहते हैं हुकूमत तो आके इस ट्रेंड को चेंज कर देते हैं ना। हुकूमत तो मैं आपको बताऊं, हुकूमत तो हमेशा चाहती है कि हो जाए, और ये हुकूमत को भी चाहिए कि वो बात को अमल करें। और अपोजिशन ने पहली बार कहा है, मैं 1997 से पिछले 22 साल से मैं आ रहा हूं असेंबलियों में, मैंने कभी नहीं देखा कि अपोजिशन ने ये कहा हो कि आओ बैठो हमारे साथ, हम आपको तामन करने को तैयार हैं।
इस वक्त मुल्क के हालात ये हैं, देखिए हम सिर्फ अपने, और ये हमें आज तक वही एक करप्शन की बात है, हमें हम सब अगर देखो मिलकर नहीं, अभी भी कह रहे हैं कंटेनर, देखो लीडर साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं जी कंटेनर आ दे रहे हैं, वो कहते हैं आज चौक में आ जाओ, आओ हम आपको खाना देंगे। अच्छा जेस्चर है आपका, क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू होगा? हालात बड़े अजीब से हैं मेरे ख्याल से, आलमी ताकतें, साजिशें, सब देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, और जो लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, ये इतना मामला माइन्यूट नहीं है असद उमर का जितना नजर आ रहा है, शायद कुछ है इसके पीछे। देखिए मैं शेख साहब से एग्री करता हूं कि वे देखें ना, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर अगर मिलके बैठा जाए और जो केसेस है उनको बिल्कुल जैसे वो कह रहे हैं कि अलग रखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये देखें ना, PMLN जो है सिर्फ 2 आदमी या 3 आदमी पे तो नहीं है, ये पूरी पार्टी की बात कर रहे हैं। देखिए जो केसेस तो जो है 2 या 3 लोग या 4 लोग के ऊपर है, बाकी लोगों के साथ मेरे ख्याल से बैठ के हो सकता है कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात हो सकती है, इसमें मुल्क के मफाद में, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मैं ये कहीं नहीं कहूँगा कि इसमें बुराई है। हाँ, जब आप खुद शेख साहब कह रहे हैं कि देखें जी वो जो केसेस चल रहे हैं या वो कुछ लोगों पर जो चल रहे हैं उनकी तो बात भी नहीं कर रहे, तो मैं तो इनसे इत्तेफाक करूंगा। जो जिनके ऊपर नहीं केसेस है उनके साथ बैठ के करें, उसमें क्या वो हम आप उनको कह देंगे कि हमने मकसद तो है कि मुल्क को इस जो मुश्किल हालात है, मसला ये है कि मिलजुल के अगर लड़ाई करते रहना है, असेंबली का इजलास भी नहीं होना, असेंबली का इजलास इस प्रोग्राम में मुत्तफिक हो भी जाएं, लेकिन सर बात यह है कि इमरान खान साहब को आप मुत्तफिक कौन करवा सकता है? बस तो बात यह है कि लीडर है, वो तो लीडर तो वो है ना सर। तो बात ये, आपका शुक्रिया अदा करेंगे इस नोट पर, आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में और बड़े अहम सबने उठाया, हमने कोशिश की कि बात की तह तक पहुंच सके, जान सके वजह क्या है, 8 महीने की कारकर्दगी वजह, IMF का प्रोग्राम वजह है या कोई और वजह है, हम जा सकें डीपली डेप्थ के अंदर, ये कोशिश करी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा अब तक।